गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसमें होता क्या है कि एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। क्या सही प्रकार के विषयों में क्रियाशीलता आधारित अधिगम सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का सबसे पहले इस्तेमाल प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया गया था। मतलब सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल में लागू किया गया था और प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स थे वो बच्चों को एक्टिविटी करके ही सिखाते थे। ठीक है जी। तो अनौपचारिक शिक्षकों में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता था। 1996 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाल केंद्रित और क्रियाशीलता आधारित अधिगम संबंध रखती है। करें नीति के बाद आने वाला कथन पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ताओं को अपने लक्ष्य निर्धारण हेतु अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद का कथन है कि मूल्यांकन को जितना हो सके औसत ना करके इस नीति को प्राथमिक स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। कि मतलब इस जो ये नीति है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसको हम प्राथमिक स्तर पर ही इस्तेमाल करें। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने और लागू करने के लिए शिक्षक और अध्यापक का क्रियाशीलता आधारित शिक्षण में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वे इस क्रियाशीलता के लिए गीत भजन नाटक प्रस्तुत करते हैं। प्रथम कक्षा में अध्यापक के तरीकों को लेकर किया गया सर्वे यह बताता है कि आधे से अधिक अध्यापक ऐसी शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लिखित में गृह कार्य देना, पुस्तक को पढ़ाना। कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापकों को एक चौथाई भाग रटने से याद करने के तरीके प्रस्तुत करता है। मतलब टीचर्स जो है बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई आपको समझा दिया गया, आप घर से इसको याद करके आना। ठीक है। ज़्यादातर जो है शिक्षक इसी नीति को अपनाते हैं। अब क्रियाशीलता का व्यापक अर्थ क्या है? तो करें वह आनंद जो सीखने और अनुभव करने से हासिल होता है उसको हम क्रियाशीलता कहते हैं। करें क्रियाशीलता का आधारभूत तत्व बालक की अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मानसिक सहभागिता होनी चाहिए। एक व्यक्ति क्रियाशीलता आधारित शिक्षण के साथ आगे कैसे बढ़ सकता है? क्रियाशीलता आधारित अधिगम में कुंजी शब्द होता है करना। बच्चे काम करना पसंद करते हैं। क्रियाशीलता अर्थपूर्ण और रोचक होनी चाहिए। इसका जुड़ाव से दिमाग से होना चाहिए। सुनियोजित गतिविधियां बालक की सहभागिता को बढ़ावा देती हैं। मतलब ऐसी गतिविधियां जो तरीके से करवाई गई हों वो बालक के दिमाग को बढ़ाती हैं। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी गतिविधि होगी जिससे बालक का विकास होगा। बालक क्रिया करके सीखेगा, रट के नहीं सीखेगा। रटना इस कार्यक्रम में जो है उसका जो रटना शब्द है इसको मना किया गया है कि भाई बच्चा जो है उसको रटवाएंगे नहीं, आप उसको इन परिस्थितियों में डालेंगे कि बच्चा खुद करके सीखे। तो इसमें क्या क्या आता है देखो जरा। पहला है प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो इसमें क्या है कि मुदालियर कमीशंस ने यहाँ पे कहा था कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति का और शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी। मतलब सबसे अच्छा पाठ्यक्रम भी बेकार है जब तक उसके अंदर सही शिक्षण पद्धति और शिक्षक ना हो। योजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। डॉक्टर J.A. स्टिवलसन के अनुसार योजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थितियों में पूरा किया जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई परिभाषा, अच्छा एक और है बालार्ड के अनुसार योजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसे स्कूल में लाया जाता है। अब कौन कौन से जो है विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? पहला योजना में सौद्देश्यता नहीं रहती, मतलब उद्देश्य से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छी योजना केवल मात्र कक्षा अध्यापन ही नहीं है, इसे सामाजिक वातावरण में संपादित किया जाता है और वास्तविक परिवेश में ये पूरी होती है। उत्तम योजना वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होती है। अच्छी योजना व्यवहारिक है। जब योजनाओं का चुनाव किया जाए उन्हें महत्वशाली और शैक्षिक गुणों वाला होना चाहिए। योजना ऐसी हो जिसमें संबंधित सामग्री विद्यालय और उसके आसपास उपलब्ध हो सके। इसके अंतर्गत क्या काम अपने आप में ही कंप्लीट हो। मतलब ये एक ऐसी योजना है जो आपके कार्य की हर चीज को बताए। अब वर्गीकरण कैसे किया जाए? तो दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक और सरल बनाम बहुमुखी। तो कह रहे हैं कि भाई पहला वर्गीकरण में योजनाएं दो प्रकार की हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो व्यक्तिगत योजना में प्रत्येक छात्र अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है। सामूहिक योजना में सभी छात्र मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा वर्गीकरण में सामान्यतः प्रोजेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सरल और बहुमुखी। सरल प्रोजेक्ट वो हैं जिसे करने में एक ही काम होता है, जैसे पुस्तक खरीदना। बहुमुखी प्रोजेक्ट कौन से होते हैं जिसके करने में जिनके करने में एक है, जैसे मकान बनवाना, पार्सल करना। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बच्चों से अधिक काम लिया जाता है।
ठीक है जी। अब बहुमुखी प्रोजेक्ट में कैसे आगरा का ताजमहल देखना। पहला है वार्तालाप की शिक्षा बहुमुखी में, कि भाई बहुमुखी होगा तो बच्चे आपस में बात भी तो करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, तर्कसंगत तरीके से सोचेंगे, अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करेगा, दूसरे से सहयोग लेगा। उसके बाद है भाषा, कि शुरुआत में वार्तालाप हो चुके तो भाषा शिक्षा का एक अंग है, इस प्रकार प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षण का आरंभ ही भाषा शिक्षा से होता है। मतलब अगर वार्तालाप करेगा तो उसको भाषा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। फिर है गणित, वो हिसाब लगाएगा, खाने पीने और रहने पर होने वाले खर्चे का भी हिसाब लगाएगा, सब कुछ लिखेगा। इतिहास के बारे में जानकारी करेगा, भी ताजमहल से मिलने का जा रहा है, ताजमहल को देखने का जा रहा है, वो ताजमहल किसने बनवाया, कैसे बनवाया, साहित्य क्या है इसके पीछे। भूगोल की मानचित्र देखेगा आगरे का, कि आगरा कहाँ है, जलवायु कहाँ है, रहना सहना कैसा होता है यहाँ का, उद्योग कैसे होते हैं, कला, इसके बारे में चर्चा होगी। और जो बाकी विषय हैं प्रोजेक्ट को स्वाभाविक और वास्तविक बनाने के लिए वो वहाँ पर चर्चा भी करेगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट का वर्गीकरण। तो 4 भागों में उन्होंने जो है वर्गीकरण किया है। पहला सृजनात्मक या रचनात्मक प्रोजेक्ट, इसमें उन प्रोजेक्ट को हम रखते हैं जिसमें विचार और योजनाओं को मूर्त रूप देना हो, जैसे नाटक खेलना। फिर रसास्वादन और आनंद के प्रोजेक्ट, इसमें वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें सौंदर्यानुभूति को जागृत किया, जैसे कहानी सुनना। फिर समस्यात्मक प्रोजेक्ट, की इसमें वो प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें किसी बौद्धिक कठिनाई को हल करने की समस्या उपस्थित हो जाती है, जैसे कि वर्षा होने के कारणों का पता लगाना। फिर है अभ्यास या विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट, इनमें वो आते हैं जिसके किसी निश्चित सीमा तक ज्ञान अथवा कौशल प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे किसी निश्चित वस्तु का बनाना। उसके बाद है योजना पद्धति के सोपान, कि योजना पद्धति के सोपान कौन से सकते हैं। तो पहला है परिस्थिति उपस्थित करना या उद्देश्य निर्धारण करना, कि मतलब पहले आप एक उद्देश्य बनाएं कि आपको किस प्रोजेक्ट जो बनेगा आपका वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनेगा। फिर है योजना का चुनाव, कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाएं। अब योजना बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहला है योजना ऐसी हो जिसमें विद्यार्थियों की किसी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फिर है शैक्षणिक दृष्टिकोण से योजना सही हो, योजना के चुनाव में छात्रों का पूरा सहयोग होना चाहिए। अध्यापक को छात्रों पर कोई योजना थोपनी नहीं चाहिए। योजना का चुनाव करते समय अध्यापक कुछ सुझाव दे सकता है, परंतु योजना का अंतिम चुनाव छात्रों के हाथ में ही होना चाहिए। योजना का लक्ष्य समस्त कक्षा के लिए सामान्य होना चाहिए और सबके लिए माननीय हो। उसके बाद करना क्या है, आपको आयोजन करना है। आपने योजना चुन ली, अब उस योजना के अनुसार आप आयोजन करो कि आपको किस प्रकार से काम करना है। फिर क्रियान्वयन, की आपने जो आयोजन किया है उसको क्रिया में लेकर आओ। और फिर मूल्यांकन, की आपने जो क्रिया करी है उसको आप देखें कि वो किस हद तक सफल है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग की जाए। कार्य का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो भी आपने देखा है, समझा है, जो भी आपकी क्रिया हुई है, उससे जो भी निष्कर्ष निकले हैं आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि परंपरागत विधियों की तुलना में योजना विधि का अध्ययन प्राय अधिक अच्छा समझा जाता है। यह विधि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार को स्थापित करने में सहायक होती है। इस विधि द्वारा किए गए अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों से भी विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई विशेष उपयुक्त परिवर्तन नहीं आया तो इस विधि को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रोजेक्ट विधि के लाभ क्या है? तो पहला है मनोवैज्ञानिक आधार को विकसित करती है, कि बच्चा तर्क संगत बनता है, नियमों को मानता है, लागू करता है, विद्यार्थी को जिज्ञासा होती है कुछ नया सीखने की। अध्यापक को छात्रों पर हावी ना होना, कि इस प्रोजेक्ट में बच्चा क्रिया कर रहा है तो अध्यापक जो है वो हावी नहीं होते हैं। विद्यार्थियों में अन्वेषक शक्ति का विकास, कि इसमें क्या होता है कि छात्रों को अनेक प्रकार से अनेक तथ्यों की खोज करनी पड़ती है। श्रम के महत्व का विकास, कि बच्चा समझता है कि भाई जो मेहनत है वो किस प्रकार से लाभदायक है। प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा देता है, कि भाई यहाँ पे जो है सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार काम करते हैं, तो इसलिए जो प्रजातंत्र की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलता है। फिर उत्तरदायित्व की भावना का विकसित करना, कि बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोजेक्ट की, तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। मितव्ययिता, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समूह में कार्य का बंटवारा बालकों की रुचि के अनुसार होता है, तो मितव्ययिता नहीं होती है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, मतलब बच्चा जो है वो क्रिया करके देख रहा है ना, तो वो जो ज्ञान प्राप्त उसने किया है वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया है।
सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण, कि इसमें क्या होता है कि बालकों में सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण होता है। किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें उपलब्ध साधनों से ही काम चलाना पड़ता है। पाठ सामग्री में सह संबंध, कि इसको करने के बाद पाठ में जो लिखा गया है उससे बच्चा संबंध महसूस करता है। यह विद्यार्थियों को समाधान में प्रशिक्षण करता है, कि मतलब अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए तो बच्चा समझता है कि भाई हाँ, मुझे अगर समस्या कोई आ रही है तो समाधान कैसे करना है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझने में सहायता प्रदान करता है। अध्यापक को ये बताता है कि मेरे बच्चे में जो है क्या है और क्या नहीं है। डिमेरिट्स क्या है? आवेदन गति धीमी है, मतलब इसमें टाइम लगता है। कई बार शिक्षक द्वारा गलत योजना का चयन की योजना जो है वो सही नहीं बन पाती है। पुनर्गठन के लिए विधि को लागू करना खतरनाक है, भाई एक बार करने के बाद दोबारा करवाना खतरनाक हो सकता है। समय और शक्ति का अपव्यय, कि समय शक्ति बर्बाद हो सकती है। खर्चीली भी है, अध्यापकों पर अधिक भार आ जाता है। महत्व को कम समझना, अध्यापक के महत्व को कम समझना, और स्कूल में कार्य अव्यवस्थित हो जाता है। समय विभाग चक्र का पालन करना असंभव है इसके अंदर। विद्यार्थियों में गलत धारणाओं का जन्म भी हो सकता है। एक ही विषय के खंडों का ज्ञान भी असंतुलित हो जाता है, और उच्च कक्षाओं की योजना बनाना कठिन है। ये उच्च कक्षाओं में इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कठिनाई भरा है। अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों में बुद्धिमान, धीरे सीखने वाले, पढ़ने योग्य आदि अधिगमकर्ता क्षमता और प्रवृत्ति जुड़ी धारणाओं की आलोचनात्मक परीक्षा। तो क्या सभी बच्चे जो है एजुकेशन नहीं, उस समय अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो पहला है प्रतिभाशाली या बुद्धिमान बच्चे, जिसे हम गिफ्टेड या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो तीव्रता होती है वो और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा तेज होती है। फिर है मंद बुद्धि, पिछड़े बालक या धीरे सीखने वाले बालक। तो इसमें जो बच्चे आते हैं वो निम्न उपलब्धि वाले आते हैं और अपनी आयु के बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं और उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। इनकी सीखने की गति बहुत धीरे होती है। उसके बाद आता है शिक्षा ग्रहण करने वाले योग्य छात्र। इसमें वो बच्चे आते हैं शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन सीखने की गति काफ़ी धीमी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने दिया है, पहले है टर्मन, कह रहे हैं प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नई देन है उसे हम कहेंगे। विटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वो है इसकी उपलब्धि संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व और दूसरे कार्यों में लगातार उत्तम होती है। अब पहचान कैसे करें, तो उसके पहचान करने के लिए 3 तरह के हैं, बौद्धिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और स्कूल संबंधी विशेषताएं। अच्छा आगे भी हैं 2, संवेगात्मक विशेषताएं और शारीरिक विशेषताएं। देखिए जरा क्या लिखते हैं इसके अंदर। तो अगर हम कहें बौद्धिक विशेषताएं तो वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, सीखने और समझने में तेज होते हैं, ये नई चीज़ों को सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, ये किसी भी चीज़ को सीखने में लगातार ध्यान दे सकते हैं, इनमें चिंतन की रुचि होती है। सामाजिक में क्या है, ये बालक मैच्योर होते हैं, समूह के नेता होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, अपनी ही आयु के बच्चों के साथ रहते हैं। स्कूल संबंधी क्या है कि इनमें गुस्सा बहुत आता है, स्कूल की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, स्कूल में परेशान रहते हैं, लिखाई अच्छी नहीं होती है, कक्षा में होने वाले कार्यों के प्रति लापरवाह भी होते हैं। संवेगात्मक में क्या है कि इनमें समायोजन की योग्यता अच्छी होती है, संवेगों का पर नियंत्रण रहता है, चिंता पर नियंत्रण होता है, आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। और शारीरिक क्या है कि सामान्य बालकों से स्वस्थ होते हैं, सामान्य बालकों की अपेक्षा बैठना बोलना जल्दी सीख जाते हैं, जन्म के समय से ही सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं और शारीरिक रूप इनमें बहुत कम होते हैं। अब इनकी पहचान के आधार क्या है, तो पहला है उपलब्धि परीक्षाएं, कि उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा प्रतिभावान बालकों की पहचान हो सकती है। बुद्धि परीक्षण, कि इन बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं का भी इस्तेमाल कर सकता है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। फिर संबंधित व्यक्तियों से सूचना, कि जो उनके माता पिता हैं या अभिभावक हैं या कोई और जानने वाला है उनसे ये बात हो सकती है। अब इनकी शिक्षा के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, तो पहला है इनको विशेष स्कूल और कक्षाएं दी जाएं, ठीक है। अवसरों के समांतर जितने अवसर बाकी लोगों को मिलते हैं, बाकी बच्चों को मिलते हैं, उतने ही इनको भी दिए जाएं। बुरी सामाजिक आदतों को रोकना, कि इनके अंदर अगर प्रतिभा है तो बुरी जो सामाजिक आदतें हैं वो ना आए, बुराइयों से उनको दूर रखें। बालकों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा, कि इनको ऐसे ही अध्ययन दिया जाए जो बालकों के अध्ययन पर आधारित हो,
घर के लिए विशेष कार्य की मतलब और बच्चों को ज़्यादा कार्य दिया जाए। उत्तरदायित्व कार्य मतलब इन बच्चों को ऐसा जो काम है वो दिया जाए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ठीक है जी। आगे हैं धीरे धीरे सीखने वाले मंद बुद्धि या पिछड़े बालक। तो कह रहे हैं कुछ बालक अपनी आयु स्तर के अनुसार प्रगति नहीं पाते हैं और वे सभी बालक अपनी आयु के अन्य बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार के बालकों को पिछड़े बालक या धीरे धीरे सीखने वाले या मंद बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। ऐसे बालक शिक्षा में अध्यापक के कार्य को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसे बालकों की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब परिभाषा क्या है? कह रहे शानेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी उम्र के अनुसार अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से कम शैक्षिक योग्यता रखता है। मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ से थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। बट कहते हैं पिछड़ा बालक वो है जो विद्यालय में पढ़ रहा है और कक्षा के कार्यों में अपनी उम्र और कक्षा के सामान्य सहपाठी तुलना में पिछड़ा हुआ है। हैक ने कहा कि मंद बुद्धि बालक वो है जो किसी कार्य को करने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि इनमें मानसिक परिपक्वता की कमी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी पहचान लक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखें जरा क्या है। तो कह रहे हैं इनमें जल्दी भूलने की आदत होती है, धीरे धीरे सीखते हैं और याद करते हैं, इनका प्रतिक्रिया समय अधिक होता है, दृष्टिकोण सीमित होता है, समस्या को सुलझाने के योग्य नहीं होते हैं, ये सिर्फ थोड़ी देर तक किसी एक वस्तु पर ध्यान दे सकते हैं, सामान्य बालकों के समान कार्य करने में असमर्थ होते हैं और कक्षा में इनकी उपलब्धि सबसे कम होती है। कुछ विशेषताएं भी हैं। शारीरिक विशेषता कि सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़े बालकों का शारीरिक विकास निम्न पाया जाता है, शारीरिक दोष इनमें होते हैं। मानसिक की अगर बात करें मानसिक विशेषता में कि मानसिक योग्यता भी कम होती है, किसी भी समस्या पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कारण क्या है? तो पहला है बौद्धिक मंदता की बौद्धिक क्षमता कम होती है। असामान्य शारीरिक विकास कि इनका शारीरिक विकास है वो असामान्य होता है, गति बहुत धीमी होती है। कक्षा में अनियमितता कि रोज नहीं आते, छुट्टियां कर लेते हैं ये लोग, पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। विषयगत अरुचि कि विशेष विषय में रुचि न होने की वजह से बच्चा पिछड़ जाता है। समीगात्मक कारण कि मतलब क्रोध बहुत आता है, चिंता बहुत होती है, डर लगता है, इन सब चीज़ों से ये पिछड़ जाते हैं। और वातावरण से संबंधित कारण कि पारिवारिक जैसे परिवार में कभी कभी समस्या आ जाती है, निधनता होती है, संघर्ष चलता है, तो उससे भी ये बच्चे जो हैं वो पिछड़ जाते हैं। आगे देखते हैं उपाय क्या हों। तो इन बच्चों को सबसे पहले जो है विशेष शिक्षा व्यवस्था की जाए ताकि इन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशेष विद्यालय के लिए हो सकते हैं, विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती हैं, अध्यापक जो हैं स्पेशल हो सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर। निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था के बच्चों को जो है निर्देश देने की व्यवस्था की जाए। वातावरण को बदलना कि वातावरण बच्चों के अनुसार होना चाहिए और स्कूल के से भागने की प्रवृत्ति को रोकना कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में तो बच्चे स्कूल से चले जाते हैं। फिर है मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों के लिए अध्यापक की विशेषताएं कि अध्यापक किस प्रकार का हो। तो कह रहे हैं अध्यापक को ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरल विधियां, मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। बालकों की कमी के बारे में जानकारी रखें पूरी तरह से। बालकों को के स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक दशाओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए। अध्यापक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। अध्यापक के आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के गुण होने चाहिए ताकि वो छात्रों को मंद गति से निरुत्साहित ना होने पाए, मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो जाए बच्चों की धीमी गति से। अध्यापक को मंद बुद्धि या धीरे सीखने वाले बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देशन देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मंद बुद्धि या धीरे धीरे सीखने वाले बालकों को अध्यापक को मनोविज्ञान के विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे बालकों की समस्याओं को समझ सकें। अध्यापक में सहानुभूति, मित्रता और सहनशीलता गुण भी होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है वो है मंद बुद्धि बच्चे। ये मंद बुद्धि बच्चे कौन से होते हैं? ठीक है भाई, तो आज आप इतना करेंगे। मंद बुद्धि बच्चे जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के जितने भी टॉपिक्स थे वो आप क्लियर कर लेंगे।